नमस्कार सभी दोस्तों को। यूपी बोर्ड में कक्षा 12 फिजिक्स यानी कि भौतिकी में अभी जो है हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। भाई आपके बोर्ड के एग्ज़ाम जो है बहुत ही पास हैं। इस समय हम जो हैं क्या कर रहे हैं, सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें सभी जो आपके चैप्टर्स हैं लाइक मैथ्स में जो आपके चैप्टर्स हैं, गणित है जो है ना, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं, फिजिक्स के जो चैप्टर्स हैं, हिंदी भी हम कोशिश कर रहे हैं, इंग्लिश भी हम कोशिश कर रहे हैं। सबके रोज़ाना एक एक चैप्टर का आपको रिवीजन दे दिया जाए जिससे आप जो है अपने बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर पाएँ, ताकि आपको जो है चीज़ों के बारे में पता हो एंड आप जो है खाली हाथ ना जाएँ, है ना। बाकी अब मैं आशा सभी बच्चों से करता हूँ कि आप पढ़ ही रहे होंगे। ठीक है, आप बोर्ड्स तक आए हैं यानी कि 12th तक अगर आप आए हैं तो आप सीरियसनेस के साथ ही आए होंगे। ऐसा आप नहीं होगा कि आपने अभी तक कुछ पढ़ा ना हो एंड आप 12th में आ गए हो, आप अभी अपनी तरफ से पढ़ रहे होंगे। बट हमारी तरफ से क्या है, कोशिश है जिससे हम आपको जो है बहुत ही कम समय में रिवीजन करा पाए। तो आज भी हम इस चैप्टर को यानी कि जिसको हम रे ऑप्टिक्स कहते हैं, इसको हम जो है आई थिंक 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे एंड आपको जो है इसको समझाने की कोशिश करेंगे बहुत ही शॉर्ट में, दैट इज़ रिलेवेंट टू बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, हम आपको ज़्यादा नहीं मतलब IIT जेईई की तरफ भी नहीं जा रहे हैं, बट ऐसा भी नहीं कर रहे कि आपको बीच में छोड़ देना है। बोर्ड का सफिशिएंट एंड जितना होगा थोड़ा ज़्यादा ही आपको देंगे, कम तो आपको नहीं ही देने वाले हैं। ठीक है, तो ये इंट्रो था, हर बार ये इंट्रो मैं आपको नहीं देने वाला। तो अब आगे से डायरेक्ट जो है बातें होंगी सीधा पढ़ाई की। ठीक है, तो पहला जो हमारा नाम है चैप्टर का, दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? एक ऐसा फिनोमेना जिसमें लाइट अगर किसी प्लेन सरफेस पे क्या होती है, इंसिडेंट होती है, तो जिस एंगल से वो इंसिडेंट हुई है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाए, दैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन। इन फिजिक्स की लैंग्वेज में इट इज़ द फिनोमेना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके कुछ लॉज होते हैं। लॉज क्या होते हैं, इसके लिए पहले हमें एक टर्म समझने पड़ेंगे। पहली होती है हमारी इंसिडेंट रे, जैसे कि जो रे इंसिडेंट यानी कि फॉल कर रही है प्लेन सरफेस पे, दैट रे इज नोन एज इंसिडेंट रे एंड वो रिफ्लेक्ट भी करेगी। तो इंसिडेंट रे का पॉइंट एंड रिफ्लेक्टेड रे का ओरिजिनेटिंग पॉइंट एंड इस पॉइंट के एक परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल बोलते हैं। एंड जो ये तीनों पॉइंट हैं, इंसिडेंट रे का पॉइंट, रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट एंड नॉर्मल का पॉइंट, ये तीनों जो है लाए करते हैं एक ही प्लेन सरफेस के प्लेन के ऊपर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ क्या है, जो एंगल, दूसरा लॉ क्या है, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट एंगल जो है हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर ही होगा। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स में 2 टाइप के आपके मिरर्स आते हैं, बता देता हूँ, आपको ऐसे पता ही होगा। स्फेरिकल मिरर्स एक ऐसा मिरर होता है जो अगर आप उसका जो वो देखेंगे, ओरिएंटेशन अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये किसी स्फीयर का पार्ट था। ठीक है, दैट इज़ नोन एज स्फेरिकल मिरर। तो इसमें जो पार्ट्स आते हैं मतलब आपका कॉनकेव, जिसकी शेप जो है कॉनकेव होती है, केव टाइप की जिसकी जो है शेप होती है। फिर आता है आपका कॉन्वेक्स, यानी कि कॉनकेव को अगर उल्टा कर दे तो वो क्या बन जाएगा, आपका कॉन्वेक्स बन जाएगा। ये इसके 2 पार्ट्स हो गए। ठीक है, अब इसके कुछ जो है टर्म्स होते हैं जिससे रिलेटेड होते हैं। पहला होता है हमारा पोल। पोल क्या होता है, जैसे मान लो ये मेरा क्या है, कॉनकेव मिरर है, तो जो इसका बीच वाला पॉइंट है ये क्या हो गया, मेरा पोल पॉइंट हो गया। फिर आता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी भी स्फीयर का, जिस मतलब जो ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ये जिस स्फीयर का पार्ट था, है ना, उस स्फीयर के सेंटर को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फिर आती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से क्या समझते हैं, जो पोल है, पोल पॉइंट के मान लीजिए आप पोल पॉइंट का अगर मैं एक टेंजेंट खींच लूँ, ठीक है, पोल पॉइंट का एक टेंजेंट अगर मैं खींच लूँ एंड उस पर एक परपेंडिकुलर डाल दूँ, सो दैट इज़ नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, थोड़ा इमेजिन करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब मान लीजिए अभी बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही मिलता जुलता है। रेडियस मतलब ऑफ कर्वेचर मतलब जो कर्व है वो जिस स्फीयर का पार्ट था उस स्फीयर की रेडियस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ क्या होता है, एक फोकल लेंथ किसी भी मिरर की क्या होती है, डिस्टेंस जो किस किस के बीच में हो, पोल और फोकस पॉइंट के बीच में, दैट इज नोन एज क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो क्या, फोकस पॉइंट क्या होता है। फोकस पॉइंट होता है जिसकी मान लीजिए मेरा कॉनकेव मिरर है, इसमें मैंने यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट रखी है, ऑब्जेक्ट के जो लाइट रेज आएगी वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी। अब करेगी तो कहाँ से जाके वो पास होगी, ऑलवेज थ्रू द फोकस पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू वो पास हो रही है दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस पॉइंट। ये टर्मिनोलॉजी थी, मैंने आपको बता दी, इतनी देर में आई थिंक समझ में आ गई होगी। एक रिलेशन होता है भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में, कि जो फोकल लेंथ होती है दैट इज़ एफ जो होती है वो ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होती है, रेडियस की आधी। यानी कि आप कह सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू R/2। ठीक है, यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, ये आप कह सकते हैं, यानी कि आर इज़ क्या है, बड़ी है कि छोटी है, आप मेरे को कमेंट्स में बताइएगा। आर इज़ ग्रेटर देन एफ। ठीक है, और मिरर फार्मूले से हम क्या समझते हैं, मिरर फार्मूला एक
ऐसा फॉर्मूला जिसके थ्रू आप किसी भी मिरर की क्या निकाल सकते हो बेटा, फोकल लेंथ यूजिंग यू एंड वी। नाउ व्हाट इज़ यू? यू जो होता है वो होता है कॉनकेव मिरर से डिस्टेंस तक का जो ऑब्जेक्ट होता है, दैट इज़ यू। अब वी क्या होता है? वी होता है कॉनकेव मिरर से जो उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है ना, मान लो इमेज यहाँ बन रही है, सो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ नोन एज वी। फोकल लेंथ जो पोल यानी कि पोल पॉइंट से लेके फोकस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस दैट इज़ नोन एज फोकल लेंथ। समझ में आया? आई थिंक आ ही गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, विच इज़ मैग्नीफिकेशन। नाउ व्हाट इज़ मैग्नीफिकेशन? मैग्नीफिकेशन मतलब अब आप समझिए जैसे कि आपकी जो इमेज है वो कितनी ज़्यादा बड़ी बन रही है एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट था कितने का, ऑब्जेक्ट को अगर हम मान लेते हैं, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का, और उसकी जो हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो है 10 सेंटीमीटर, एंड जो उसकी इमेज की हाइट है वो है 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है जो इमेज है वो ट्वाइस बन रही है किसकी? ऑब्जेक्ट की। तो मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज formed by the spherical mirror to the height of the object. It is also called the linear magnification produced by the spherical mirror. आपके कोर्स में linear magnification है। m को हम कह सकते हैं m इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस क्यों लगाया अभी बताते हैं, क्योंकि साइन कन्वेंशन होता है, आगे जाके आपको बताएंगे। m इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। v डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल एंड u इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इमेज का था एंड ये ऑब्जेक्ट का था, इज इक्वल्स टू h डैश। h डैश इज द हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट्स ऑल। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना पूरा समझा। रिफ्रैक्शन से हम क्या समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए रिफ्लेक्शन में क्या हुआ, रिफ्लेक्शन में ये हुआ था कि लाइट रे यहाँ से फॉल करी एंड यहाँ से वो वापस चलेगी। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, वो वापस नहीं जाती, यहाँ से वो वापस नहीं जाएगी, क्या करेगी, यहाँ से नीचे हो जाएगी। इन सम सर्कमस्टांसेस अलग अलग केस बनते चले जाएंगे। पहला केस क्या है, पहला केस ये है कि लाइट यहाँ पे पड़ी, ठीक है, एंड यहाँ पर मैं क्या था, यहाँ पर मैं ये देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पार्टीशन कर देता हूँ, ऊपर मेरी एयर चल रही है, नीचे मेरा ग्लास मैंने रख दिया है, ठीक है, एंड यहाँ पे जो है ये लाइट रे आई ग्लास तक पहुँची, एंड अब क्या ये लाइट रे सीधी जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? बिकॉज यहाँ पर मैं क्या हुआ, चेंज ऑफ मीडियम। एयर में जो लाइट की स्पीड है वो क्या होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। बट जो ग्लास है, क्या ग्लास में भी वही लाइट की स्पीड रहेगी? नहीं रहेगी, वो कम हो जाएगी, बिकॉज ग्लास इज मोर डेंसर मीडियम देन एयर, दैट्स वाई वो स्पीड नहीं रहेगी, इसलिए क्या हो जाएगी यहाँ से। अब आप समझिए, जब आपके ऊपर जो है बाउंड्रीज नहीं रहती, आप क्या चलते हैं, फ्रीली चलते हैं। बट जैसे ही क्या हुआ, आप आ गए ग्लास के अंदर, आपके ऊपर बाउंड्रीज आ गई, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आप झुक जाएंगे, एंड इस तरीके से आपकी जो है लाइट रे ट्रैवल करेगी। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इसमें हम कह सकते हैं इट इज़ अ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट, जब वो क्या करे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। इसके भी लॉज होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन के लॉज थे, वैसे ही रिफ्रैक्शन के लॉज होते हैं। पहला जो होता है, पहला वाला रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का लॉ सेम है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल क्या है, विल लाई ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सब एक ही पॉइंट पे, एक ही प्लेन के ऊपर आपको मिलेंगे। इसमें सेकंड जो है चीज़ अलग रहती है, वो क्या है कि जो रेशियो होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का, और जो अपॉन का रेशियो होगा किसके साथ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ, वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये तो सब बच्चा रट लेता है, बट ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर, विच इज़ 1 and 2, यानी कि म्यू नॉट क्या कहते हैं, म्यू है जो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, टू किसका रेशियो होता है, सेकंड मीडियम का अपॉन फर्स्ट मीडियम के थ्रू। इसी को हम और क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ, इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, ये इसकी बात हो गई। नाउ व्हाट इज 1 and 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 2 रिलेटिव टू मीडियम 1, यानी कि सेकंड वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरिजन में 1 मीडियम की। ठीक है, N1 and N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब बात आ जाती है कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी मीडियम का, जैसे कि मान लीजिए जिसको n कहते हैं, ठीक है, ये तो N1 and 2 है, 1 and 2 आपका इतना काम नहीं आएगा, वो तो चलिए बात की बात होती है। इसमें एक चीज़ याद रखनी है, अगर 1 and 2 लिखा है तो जो 2 है वो ऊपर आएगा एंड N1 जो है वो नीचे आएगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, गलत हो जाता है, कभी कभी मुझसे भी हो जाता था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, आपसे गलत नहीं होगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप क्या समझते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब टोटल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका। अब टोटल अगर आप निकालेंगे तो हर बार 1 and 2 नहीं निकालेंगे, हम एक चीज़ को रेफरेंस मान लेते हैं, और वो किसको मान लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विल ऑलवेज रिमेन फिक्स रहेगी। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर हमें किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो सबने एक रेफरेंस मान लिया कि एयर के टर्म्स में निकाल लो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम डिनोट करते हैं n इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट, विच इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन लैम्डा, जो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, उसका जो है क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे एब्सोल्यूट, मतलब उसका जो है
क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दूसरे मीडियम का एज़ कम्पेयर टू एयर। तो यही था हमारा यही पूरा टॉपिक, ठीक है। अब बात करते हैं रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, अगर मान लीजिए लाइट एक मीडियम के थ्रू गई, सीधे गई, एंड वो क्या करेगी, एक ग्लास ये मेरा है एंड लाइट जो है यहाँ पर मैं गई एंड वो क्या करेगी, नीचे जा नहीं सकती, बिकॉज पॉलिश सरफेस है, तो वो क्या करेगी, उसी सरफेस पे वापस चली जाएगी। दैट इज़ नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इसके लिए जो कंडीशन होती हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 and 2 इज इक्वल्स टू होना चाहिए अपॉन में 2 and 1, ठीक है। आप निकाल के देख लीजिएगा, रिलेशन में आपको क्या बताऊँगा, तो ये बराबर ही आएगा, क्योंकि 1 and 2 क्या होता है, 2 and 1 अपॉन N2 अपॉन N1, एंड 1 and 2 क्या हो जाएगा, N2 अपॉन N1, तो वही बात है। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी बोर्ड एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट उठ के डेरिवेशन आ जाती है, दैट इज़ क्रिटिकल एंगल, या फिर कहें तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसका एक प्राइमरी एप्लीकेशन क्या है वो आपको याद रखना है। फाइबर ऑप्टिकल फाइबर जिसे बोलते हैं, वाईफाई जिससे चलता है, दैट इज़ नोन एज ऑप्टिकल फाइबर। वो क्या है, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो व्हेन जो एक रे ऑफ लाइट होती है वो ट्रैवल करती है डेंसर टू रेयर मीडियम, तो जो लाइट है वो क्या होती है, पार्शली रिफ्लेक्टेड हो जाती है और थोड़ी सी रिफ्लेक्टेड। समझिए बात को, जब डेंसर टू रेयर जा रही है लाइट, तो इसका कुछ पार्ट क्या करा, ऊपर चला गया, वो क्या कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया, एंड कुछ पार्ट क्या करेगा, इधर से इधर रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा, लेकिन वो जो नेग्लिजिबल है उसको हम ज़्यादा नहीं देखते, हम देखते हैं रिफ्लेक्टेड वाले पार्ट को। तो अब देखिए, ये मान लीजिए मैं टॉर्च है जो मैं इधर से इधर भेज रहा हूँ, तो लाइट रे इधर ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है, तो डेंसर है यहाँ से वो खुल रही है ना लाइट रे, एंड जब मैं इसको ऐसे बढ़ाऊंगा 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 बढ़ाऊंगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मैं लाइट रे इधर से भेजूंगा एंड वो क्या चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, मतलब ऐसे समझिए, कैसे बताऊँ मैं आपको, जैसे इधर से मैंने लाइट रे डाली एंड यहाँ पर मैं मीडियम में कौन सा, डेंसर, डेंसर से मैं इधर जा रहा हूँ, मीडियम ऑफ चेंज आया, एंड यहाँ पर मुझे लाइट रे वो क्या जा रही है, हॉरिजॉन्टल जा रही है, बिल्कुल जो है स्लीक लेटी हुई जा रही है इसके मीडियम के। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। इट इज़ द डेंसर मीडियम इंसिडेंट, यहाँ पर मैं क्या हुआ, आई को हमने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, एक इतने एक्सटेंट तक बढ़ा दिया जो सर्टेन इंसिडेंस एंगल पे, कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया, मतलब कि वही लेटा हुआ एंगल बन गया जो मैं कह रहा था। देन इसी एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो भी आपको बताएंगे। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसके थ्रू जो डेंसर मीडियम है उसकी वैल्यू जो होती है इंसिडेंस एंगल में, वो ग्रेटर होती है देन क्रिटिकल एंगल ऑलवेज। देन जो लाइट रे है वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी टू द डेंसर मीडियम इटसेल्फ, एंड इसी को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। समझिए बात को, जब मैंने बताया कि एक पॉइंट क्या होगा, मैं लाइट को इधर भेजूंगा तो वो 90 डिग्री पे चली जाएगी, ये वही एंगल है, उसको मतलब मैंने क्रिटिकल एंगल। जब इस एंगल से मैंने 1 डिग्री भी ज़्यादा बढ़ा दिया, 1 डिग्री, तब क्या होगा, वो जो देखो लाइट रे ऐसे थी ना, ऐसे से ऐसे 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 ऐसे, वो एकदम 90 डिग्री पे आ गई। जब यहाँ से मैं थोड़ा सा और एंगल बढ़ा दूंगा तो वो क्या करेगी, उस वाले मीडियम से वो अंदर ही आ जाएगी ना, एंड जब वो अंदर आएगी तो आपको डायरेक्ट कुछ इस तरीके का एंगल देखने को मिलेगा। समझा आपने बात को, इधर से गई इधर जा रही है, एंगल को मैंने बढ़ाया 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 एंड वो 90 डिग्री पे आ गई, एंड जब मैंने उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो वो मीडियम में ही घुस गई, एंड जो है हमें एक फिनोमेना देखने को मिला रिफ्लेक्शन का, मतलब रिफ्रैक्शन हो रहा था शुरू में, बट हुआ क्या, रिफ्लेक्शन हो गया बाद में, इसी को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये था आपका इसका मतलब एक्सप्लेनेशन तो ये था, बट अगर हमें क्या निकालना, साइन सी मतलब साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो इफ़ अगर मीडियम 1 क्या है, रेयरर, मीडियम 2 है डेंसर, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रेयरर मीडियम का वो क्या होता है, डेंसर होता है देन द मीडियम दूसरा वाला। तो 2 and 1 यानी कि N2 अपॉन N1, N2 क्या था, साइन N2 कौन सा था हमारा, N1 N2, तो साइन N2 ये वाला, तो एन साइन सी अपॉन साइन 90 है ना, साइन सी अपॉन साइन 90। तो ये हमारी क्या आ गया, यहाँ से हमें मिल गया कि 2 and 1 यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यही क्या है, साइन सी, और अगर मैं क्या कर दूँ, साइन इनवर्स ऑफ 2 and 1 कर दूँ तो वो मुझे मिल जाएगा एंगल सी। तो यहाँ से हम कर सकते हैं। एंड रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या कहती है कि 1 and 2 इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका 1/2 and 1, तो उसी से मुझे क्या मिल जाएगा, साइन सी, ठीक है। तो ये तो था हमारी ये बात। अब बात करते हैं अगर ऑप्टिकल फाइबर की। ऑप्टिकल फाइबर क्या होती हैं, एक ऐसी टाइप की केबल होती है, इसको यूज़ किया जाता है क्यों, जैसे लाइट सिग्नल्स के थ्रू हम ट्रांसमिट कर सकते हैं डेटा विदाउट द लॉस ऑफ एनर्जी। अब सोचिए कोई चीज़ जो है लाइट की एनर्जी से ट्रैवल कर रही है, तो क्या उसमें कोई लॉस हमें देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा। तो उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, जिसमें हम जो चीज़ों को उसकी स्पीड से भेजते हैं जिसमें क्या हो, लाइट का लॉस नहीं होता एनर्जी का, एंड जो स्पीड है वो एकदम तेज़ी से जाती है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ये कभी बोर्ड में से आया नहीं है, आया तो आपका जो है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन आया है और क्रिटिकल एंगल आया है, ठीक है। और जो हमने बाकी चीज़ें पढ़ी हैं, अगर आप भरोसा मानिए मेरा, तो आपने जो है करीब करीब अगर मैं बताऊँ तो आपने करीब करीब 5 नंबर्स का तो आज आपने कवर कर लिया है।
तो ये था पार्ट 1 इस चैप्टर का के लिए। पार्ट 2 जल्दी आएगा, उसके अंदर हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की और विस्तार से। ठीक है, अभी हमने रिफ्रैक्शन को बस टच करा है, तो आगे उसको पढ़ेंगे कि स्फेरिकल सर्फेसेस और लेंसेज में किस तरीके से होता है। तो तब तक के लिए आप बने रहिएगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिएगा जितना हुआ, एंड फिर आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।